तो अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन साइज़। एक पॉपुलेशन का साइज़ यानी उसकी डेंसिटी भी बोलते हैं हम इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि पॉपुलेशन एक फिक्स्ड एरिया में डिफ़ाइन होती है। तो मान लो कोई एक पॉपुलेशन है, इस ए ऑर्गेनिज़म की पॉपुलेशन है, तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में ही डिफ़ाइन होती है। इसीलिए हम पॉपुलेशन साइज़ को पॉपुलेशन डेंसिटी भी बुला सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, हम ये समझेंगे। और उसके बाद में हम पॉपुलेशन डेंसिटी की ग्रोथ देखेंगे कि किसी पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ होता है, जो ग्रोथ होती है, वो किन प्रोसेस की मदद से चलती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि पॉपुलेशन साइज़ या डेंसिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर साइज़, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, इसको मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है नंबर में मेजर करना, डायरेक्ट नंबर में मेजर करना। नंबर में जो मेजरमेंट है ये मोर और लेस अगर बताया जाए जर्नल टाइप में या फिर यूजुअली ये सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे सही मेजरमेंट कंसीडर किया जाता है। तो जर्नली इट इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट। ज़्यादातर कंडीशंस में हम नंबर के बेसिस पे ही पॉपुलेशन डेंसिटी पता करते हैं। अब नंबर को मेजर करने का भी दो डिफरेंट तरीका है। नंबर को मेजर करने का एक तरीका है डायरेक्ट काउंटिंग मेथड, जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है काउंट करना, भाई इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को, जो उस पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनको काउंट करना। काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्चर एंड रीकैप्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं। कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद में उनकी जो डिस्क्रिप्शन है अपने पास में स्टोर कर लेते हैं, उनकी फ़ोटो स्टोर कर सकते हैं, उनका कुछ जो फीचर है वो स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब हम उसको दोबारा कैप्चर करें तो उसको दोबारा काउंट ना किया जाए। ठीक है, तो इसमें हमारा डायरेक्ट काउंटर में कैप्चर रीकैप्चर मेथड यूज़ किया जाता है। पर ये जो डायरेक्ट काउंटिंग है ना, ये काफ़ी मुश्किल होती है, लेबर इंटेंसिव है, टाइम टेकिंग है। इससे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है नंबर को काउंट करने का, दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड, जहाँ पे हम ऑर्गेनिज़म को डायरेक्ट काउंट ना करके ऑर्गेनिज़म के इम्प्रेशन को काउंट करते हैं। भाई कहीं भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म जब सर्वाइव करता है तो वो अपने आसपास कुछ इम्प्रेशन छोड़ता है। वो इम्प्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो उसके पंजों के मार्क्स, जिसको हम पग मार्क्स बोलते हैं, जब जानवर चलता है तो उसके पग मार्क्स बनते हैं, उसकी फॉर्म में हो सकता है। उसके द्वारा छोड़े गए जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, फीकल पैलेट्स जो होते हैं, उसकी फॉर्म में हो सकता है, एटसेट्रा। उसके द्वारा छोड़ा गया कुछ भी इम्प्रेशन अगर नेचर में इधर उधर पड़ा है तो उसको काउंट करके भी हम उसका नंबर पता कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट काउंटिंग मेथड। ज़्यादातर एनिमल्स की जो सेंसस होता है, चाहे हम टाइगर सेंसस की बात करें या जो भी एनिमल्स जो सेंसस जब हम करने जाते हैं अपने बायोस्फीयर रिजर्व, डिफरेंट नेशनल पार्क वगैरह में, तो एनिमल सेंसस हमेशा इसी मेथड से परफॉर्म किया जाता है। इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो एनिमल्स के लिए भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हर बार एनिमल को कैप्चर करना है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जाना उनके लिए भी हार्मफुल है, और ह्यूमंस के लिए भी ये ज़्यादा सेफ रहता है। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली टाइगर सेंसस, लायन सेंसस, वो तो इन्हीं के थ्रू करे ही जाते हैं। तो ये हो गया काउंटिंग मेथड। काउंटिंग मेथड हो गया या नंबर मेथड। दूसरा जो मेथड है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। जो दूसरा मेथड है उसमें हम एक्चुअल डेंसिटी या एक्चुअल नंबर से ज़्यादा हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है बेटा? देखो, रिलेटिव का मतलब है कि हम एक छोटे से एरिया में, मान लो ये पूरा बड़ा सा फॉरेस्ट है, हम इस पूरे फॉरेस्ट में जाकर के काउंट नहीं करेंगे, या इस पूरे इकोसिस्टम में, इस पूरे हैबिटाट में जाके काउंट नहीं करेंगे।
हम छोटे छोटे कुछ एरियाज़ में रैंडमली कुछ जगहों पे काउंट कर लेंगे, रैंडमली कुछ छोटे छोटे एरियाज़ में काउंट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास में एक डेटा आ जाएगा कि भाई इस पर यूनिट एरिया में इतने ऑर्गेनिज्म एवरेज तौर पे मिलते हैं। फिर उस डेटा को हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, उससे हम पूरे एरिया को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर है वो पूरे एरिया का हमको मिल जाता है। रिलेटिव डेंसिटी मेथड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए तो काउंटिंग करना और मुश्किल है, वो तो दिखाई भी नहीं देंगे, वो तो नीचे रहते हैं। तो उनको कैसे आप काउंट कर सकते हैं? उनके लिए हम रिलेटिव डेंसिटी यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक मछली को पकड़ने वाला जाल या फिर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, उनको पकड़ने वाला एक जाल फेंकेंगे। मान लो उस जाल का एरिया कुछ फिक्स्ड एरिया होगा उस जाल का। उस जाल को हम रैंडमली कुछ जगहों पर कई बार फेंकेंगे और उसमें कितनी मछलियाँ आती हैं या फिर कितने ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के आकर के पकड़े जाते हैं उसको हम नोट करते जाएंगे। फिर हम उस जो नेट का एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो पूरा वाटर बॉडी का एरिया या उसके थ्रू, और उससे हम रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं कि भाई पर यूनिट ट्रैप में अगर इतने मछली फंस रही हैं तो वो मछली की जो स्पीसीज़ है वो पूरे उस वाटर बॉडी में कितना नंबर उनका होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए यही एक तरीका है। इसके अलावा प्लांट्स के लिए भी यही एक तरीका है, क्योंकि प्लांट्स को काउंट करना एनिमल्स को काउंट करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। प्लांट्स कहीं मूव तो करते नहीं हैं, तो वो अपने इम्प्रेशन कहीं दूर नहीं छोड़ेंगे, आपको कहीं उनके इम्प्रेशन नहीं मिलेंगे। हर प्लांट को जाके आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट एरिया में छोटे छोटे कुछ सेक्शन बनाते हैं जिनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, कुछ स्क्वायर बनाते हैं। हर स्क्वायर में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया का स्क्वायर बनाया जाता है और उसमें हम काउंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का जो प्लांट है उसकी डेंसिटी, उसका नंबर कितना है। फिर उसी क्वाड्रेंट के एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे टोटल फॉरेस्ट एरिया से। तो इस तरह से प्लांट का भी जो काउंटिंग की जाती है वो रिलेटिव डेंसिटी काउंट किया जाता है। एक्चुअल डेंसिटी उनकी काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये दो मेथड्स हो गए अभी तक हमारे, नंबर मेथड और मतलब डायरेक्ट काउंटिंग नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी भी काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, तीसरा जो मेथड है जिसको बोलते हैं बायोमास या फिर परसेंटेज कवर। परसेंट कवर जिसको बुलाया जाता है बायोमास या फिर परसेंट कवर। देखो ये वाला मेथड ना तब इस्तेमाल किया जाता है जब नंबर मीनिंगलेस हो जाए। किसी ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है वो उसकी एरिया में इंपॉर्टेंस को सही से डिस्क्राइब ना कर पाए। अगर कभी भी हमारे पास ऐसा होता है कि जो नंबर है वो मीनिंगलेस हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए, जैसे मान लो तुम बोल रहे हो कि एक एरिया में एक बड़ा सा प्लांट है, ये एक प्लांट है और उस एरिया में ही, उतने ही एरिया में हजारों घासें हैं। भाई घास तो छोटी छोटी होती है, ये 1000 घास हैं, घास के प्लांट हैं। अब ध्यान से देख के अगर हम डायरेक्ट ये बोला जाए कि भाई 1000 घास और एक बड़ा सा प्लांट है, तो ऐसे सुनने में तो लगेगा कि ये जो घास है इसका इम्पैक्ट इकोलॉजी में ज़्यादा होना चाहिए। पर हमें मालूम है कि भाई जो ये बड़ा सा ट्री है इसका इम्पैक्ट इकोलॉजी में मोर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इकोलॉजी में हमें इंटरेक्शन की बात करनी है कि भाई कोई प्लांट अपने आसपास कितना इम्पैक्ट डालता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे नॉन लिविंग फैक्टर्स पे, हमें ये कंसीडर करना है। तो कई बार नंबर उसके इम्पैक्ट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें क्या यूज़ करना होता है, बायोमास या फिर परसेंटेज कवर। एक तो ये कंडीशन हो गई जब हम बायोमास या परसेंटेज कवर इस्तेमाल करते हैं। एक और कंडीशन है, जब भी नंबर को काउंट करना इम्पॉसिबल हो जाए, जब भी नंबर को काउंट करना इम्पॉसिबल हो जाए, मान लो बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है,
भाई बैक्टीरिया की एक सिंपल सी, जब भी बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, एक कल्चर प्लेट ले लो, ये कल्चर प्लेट है और इस कल्चर प्लेट पे हमने मीडियम डाल दिया, इस मीडियम के अंदर हमने एक बैक्टीरिया को डाला। अगले दिन आकर के देखेंगे तो बैक्टीरिया ऐसे बड़ी होकर के बहुत सारी हज़ारों हज़ार बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे और एक कॉलोनी बना देंगे। क्या इस कॉलोनी में बैक्टीरिया का इंडिविजुअल नंबर काउंट करना पॉसिबल है? किसी के लिए भी नहीं पॉसिबल है। तो उस टाइम पे हम परसेंटेज कवर या बायोमास का इस्तेमाल करते हैं। तो बायोमास कैसे इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया में? एक टेक्निक होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, वो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लो कि परसेंटेज कवर या बायोमास हम इस्तेमाल करेंगे। इकोलॉजी में बायोमास और परसेंटेज कवर काफ़ी ज़्यादा टाइम पे यूज़ किया जाता है ताकि किसी स्पीसीज़ की इम्पोर्टेंस को हम ठीक से बता पाएँ। जैसा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बैनियान ट्री का, बरगद का प्लांट, एक बड़ा सा बरगद का प्लांट है। बरगद का प्लांट आपको पता है बहुत बड़ा बायोमास होता है उसका, और वो अपने आसपास जो इकोलॉजी है उसको बहुत ही हेविली इम्पैक्ट करता है। इस बरगद के नीचे हज़ारों घास लगी हुई है, 10,000 घास लगी हुई है, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? मान लो इस 1,000 घास में से हमने 100 घास हटा दी, रिमूव कर दी, तो इस एनवायरनमेंट पे, इस हैबिटाट पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर हमने इस एक बैनियन ट्री को हटा दिया उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? भाई एक बैनियन ट्री का इम्पैक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब उसका जो बायोमास है वो डायरेक्टली गवर्न कर रहा है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया हमने कि पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज को हम कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी और उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। 3 तरीके हमने बताए, डायरेक्ट मतलब नंबर मेथड, नंबर में डायरेक्ट काउंटिंग मेथड, इनडायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें काउंटिंग, डायरेक्ट काउंटिंग करना पॉसिबल ना हो। फिर हो जाता है बायोमास या परसेंटेज कवर, जहाँ पे नंबर या तो मीनिंगलेस हो जाए, उसका इम्पोर्टेंस ना बता पाए, या फिर उसको काउंट ही ना किया जा सके, कुछ ऐसा हो जो कि आप इम्पॉसिबल हो जाए नेक्स्ट तो फिर वो हम ये यूज़ करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। भाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का साइज बढ़ना, किसी पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं उनका बढ़ना, वही कहलाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। कोई भी पॉपुलेशन स्टैटिक नहीं होती, पॉपुलेशन इज नेवर स्टैटिक। स्टैटिक यानी कांस्टेंट। पॉपुलेशन हमेशा चेंज होती है, टाइम के साथ में उसमें चेंज आएगा ही। अब चेंज 2 तरह से हो सकता है, या तो वो इंक्रीज हो सकती है प्लस पॉजिटिव चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकती है पॉपुलेशन, या फिर नेगेटिव चेंज हो सकता है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है। दोनों चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। पॉपुलेशन किसी एरिया में इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, इसकी मदद से हम ये बता पाते हैं कि भाई पॉपुलेशन उस एरिया में उस टाइम, उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पर कैसा बिहेव कर रही है। क्या उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल हैं, क्या उसके लिए कंडीशंस अनफेवरेबल है। अगर सारी चीज़ें फेवरेबल होंगी तो भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी ही सही, और सारी चीज़ें अगर अनफेवरेबल होगी तो पॉपुलेशन घटेगी ही सही। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन साइज को चेंज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रीडेशन। प्रीडेशन यानी जो उस पॉपुलेशन को खाने वाला ऑर्गेनिज्म है। मान लो अगर एक हिरन की पॉपुलेशन है तो हिरन को कौन खाता है? टाइगर या फिर लायन। तो जब वो उसको प्रीडेट करेगा तो क्या पॉपुलेशन साइज कम होगी? सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, एक तो डियर को खाता है टाइगर या लायन, पर डियर भी तो कुछ खाएगी ना। डियर क्या खाती है? प्लांट्स को खाती है। तो डियर का जो फूड अवेलेबिलिटी है भाई वो भी तो डिसाइड करेगा। जितना उसका लिए फूड अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा डियर अपनी ग्रोथ कर पाएगा। तो दूसरा फैक्टर होता है फूड अवेलेबिलिटी, कि डियर जो खाती है वो फूड कितना अवेलेबल है। ये दोनों फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स हैं। चाहे हम प्रीडेटर की बात करें वो भी बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम फूड अवेलेबिलिटी की बात करें, प्लांट्स की बात करें, वो भी बायोटिक फैक्टर है। लेकिन एक एबायोटिक फैक्टर भी डिसाइड करता है। भाई एबायोटिक फैक्टर भी तो गाइड करेगा ना कि पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। इसमें हमारे पास में वेदर कंडीशन आ जाती है। जैसे एडवर्स वेदर कंडीशन आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो ये भी तो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन को चेंज कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। तो ये हो गया एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिल करके
पॉपुलेशन साइज को बताते हैं कि भाई पॉपुलेशन साइज बढ़ने वाला है या पॉपुलेशन साइज घटने वाला है। अब ये जो तीनों प्रोसेस हैं, क्या ये पॉपुलेशन साइज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्टली चेंज करते हैं? तो याद रखना कि ये जो तीनों प्रोसेस है ना, ये डायरेक्टली पॉपुलेशन को चेंज नहीं करते। ये कुछ ऐसे प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं जिनके थ्रू पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रिलेटेड है। मतलब ये जितने भी प्रोसेस है ना, ये डायरेक्टली पॉपुलेशन को अफेक्ट थोड़ी करेंगे। ये ऐसे 4 बेसिक प्रोसेस को चेंज कर देते हैं जो पॉपुलेशन साइज को या तो घटा रहे होते हैं या तो बढ़ा रहे होते हैं। वो 4 बेसिक प्रोसेस कौन कौन से? उनमें से 2 प्रोसेस का नाम है नेटिलिटी और इमिग्रेशन। नेटिलिटी का सिंपल सा मतलब है कितने बर्थ हुए हैं एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में। भाई मतलब किसी एरिया में उस पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं उस टाइम में जो हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेटिलिटी। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, बर्थ भी बोल सकते हैं इसको। इमिग्रेशन, देखो माइग्रेशन का मतलब किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना या आना। 2 तरह का माइग्रेशन होता है, किसी पॉपुलेशन में आना और किसी पॉपुलेशन से जाना। तो जब किसी पॉपुलेशन में स्पीसीज का या पॉपुलेशन के अंदर में नए मेंबर्स आते हैं तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। जैसे इसको इन से याद कर सकते हो आप, इन मतलब आना। तो यहाँ पे पॉपुलेशन मेंबर्स क्या कर रहे हैं, इन कम कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं पॉपुलेशन के। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे नेटिलिटी की बात करें या इमिग्रेशन की बात करें, ध्यान से अगर देखो तो दोनों के अंदर में ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेंबर्स, जो उस पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं, क्या उनका नंबर बढ़ रहा है? बिल्कुल। दोनों के अंदर में पॉपुलेशन का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए हम इन दोनों को प्लस साइन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। जब फॉर्मूला बनाया जाता है तो इनको प्लस साइन के साथ में रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा जो बचे हुए 2 प्रोसेस हैं उसमें आता है मोर्टेलिटी यानी कि डेथ। भाई सिर्फ पैदा थोड़ी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मरते भी हैं। तो जो मरते हैं उसी नंबर ऑफ डेथ को क्या बुलाते हैं? मोर्टेलिटी। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरे तरह का माइग्रेशन भी मैंने समझाया। भाई माइग्रेशन बाई डायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऑर्गेनिज्म उसी पॉपुलेशन में आएगा, कुछ उस पॉपुलेशन से जाएगा भी। तो जो जाने वाला माइग्रेशन है उसको बुलाया जाता है एमिग्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन। इसको आप एग्जिट से याद रख सकते हैं, EX एग्जिट। क्या इन दोनों प्रोसेस से, चाहे हम मोर्टेलिटी की बात करें, डेथ की बात करें या फिर हम एमिग्रेशन की बात करें, क्या इन दोनों प्रोसेस से पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा? बिल्कुल डिक्रीज होगा। तो इसको हम फॉर्मूले में नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो नेटिलिटी और इमिग्रेशन को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। एमिग्रेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल ई से किया जाएगा। तो ये जो तीनों फैक्टर्स थे, प्रीडेशन, फूड अवेलेबिलिटी और वेदर, ये किसको अफेक्ट करते हैं? इन चारों प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। और इन चारों प्रोसेस के थ्रू हमारी जो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन साइज है, उस पर फ़र्क आता है। इसके लिए हम एक डायरेक्ट फार्मूला भी बनाएंगे, जो फार्मूला कुछ इस तरह का होगा, NT+1, यानी कि जो फाइनल पॉपुलेशन साइज है आफ्टर T+1 टाइम के बाद में वो कितना होगा? NT, जो कि पहले की पॉपुलेशन साइज है +1 करने से पहले का, प्लस ब्रैकेट के अंदर में जो इंक्रीज करने वाले प्रोसेस हैं, मतलब जो बर्थ है प्लस इमिग्रेशन, इन दोनों को प्लस साइन के साथ में लिखा जाएगा। माइनस हमने बाहर निकाल लिया, दोनों कॉमन करके डेथ रेट और प्लस एमिग्रेशन, इन दोनों को अंदर रख दिया। अब ये जो पूरा फॉर्मूला बना है, दिस इज द एक्चुअल रिलेशन जो हमें बताता है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है या कैसे घट रही है। अगर तो ये दोनों प्रोसेस डोमिनेटिंग है तो पॉपुलेशन घटेगी, अगर ये दोनों पॉपुलेशन डोमिनेटिंग है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये होता है हमारे पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होती है।
अब हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा कि भाई ये जो 4 प्रोसेस हैं, क्या ये चारों प्रोसेस का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है पॉपुलेशन को घटाने या बढ़ाने में, या फिर इनमें से कुछ प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाले होते हैं और कुछ प्रोसेस कम इम्पोर्टेंस वाले होते हैं। तो इसमें से जो दूसरा वाला केस है वो ठीक है, मतलब इनमें से कुछ प्रोसेस, 2 ऐसे प्रोसेस है जिनका इम्पोर्टेंस जर्नली ज़्यादा होता है बजाय बाकी 2 से। इसमें अगर हम बात करें नेटिलिटी जो बर्थ है और जो डेथ है मोर्टेलिटी, इन दोनों की इम्पोर्टेंस नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्मली जो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर होता है। पर जो बर्थ और डेथ होती है वो एक्चुअल में डिसाइड कर रही होती है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल टाइम की बात करें, तो वहाँ पे बर्थ प्लस डेथ जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बाकी दोनों इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के कंडीशन से। पर ऐसा भी नहीं है कि भाई हमेशा ये दोनों ही डोमिनेटिंग होते हैं। कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस भी अराइज होती हैं, कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन भी अराइज होती हैं जब एमिग्रेशन और इमिग्रेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। जैसे अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन डोमिनेंट दिखाई पड़ता है जब भी किसी नए एरिया का कॉलोनाइजेशन हो रहा होता है। नए एरिया मतलब जहाँ पे लाइफ बहुत कम प्रेजेंट है या वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ नहीं प्रेजेंट है। मान लो एक स्पीसीज़ है जो किसी एरिया में नहीं पाई जाती, लेकिन हमने उसका एक सीड जाके, प्लांट का सीड जाके लगा दिया, तो क्योंकि उसके आसपास सारी जगह खाली है, उस प्लांट का और मेंबर वहाँ पर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर उस एरिया को कॉलोनाइज करेगी। ये प्लांट्स के नहीं, एनिमल्स के लिए सही है, प्लांट्स तो इमिग्रेशन उतना नहीं कर सकते। तो अगर नया एरिया को कॉलोनाइज किया जा रहा है जिस पे अभी उस स्पीसीज़ के मेंबर नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ पे इमिग्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। इमिग्रेशन बर्थ रेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने लगता है। ऐसे ही एमिग्रेशन भी एक पर्टिकुलर टाइम पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला एनसीईआरटी में केस नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। एडवर्स वेदर, जब भी कभी एडवर्स वेदर आता है जो कि टेम्पररली आ रहा होगा और हर साल आता है, एक ऐसा टेम्पररी एडवर्स कंडीशन जो लगभग हर साल रिपीट होता है, तो ऐसे टेम्पररी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ना एनिमल्स ने एक तरीका खोज निकाला है एमिग्रेशन का। वो क्या करते हैं, एक एरिया से दूसरी जगह भाग जाते हैं। कब तक भाग जाते हैं, जब तक कि एडवर्स कंडीशन ख़त्म ना हो जाए। एक बार जब एडवर्स कंडीशन, जो बेकार कंडीशन है, वो ख़त्म हो जाएगी, वापस से फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो वो लौट करके वापस आ जाएंगे। तो एडवर्स कंडीशन जो टेम्पररी है उसमें एमिग्रेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है बजाय डेथ रेट के। तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम होती है, लेकिन किसकी वजह से, एमिग्रेशन की वजह से। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जब ये दोनों प्रोसेस बर्थ और डेथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जब भी पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वो रैंडमली इंक्रीज़ नहीं होता, वो एक कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। तो जब भी पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वो कुछ डिफाइंड पैटर्न को फॉलो करता है, किसी मैनर को फॉलो करता है, और इसी फिक्स्ड पैटर्न को हम बुलाते हैं ग्रोथ मॉडल। जो फिक्स्ड पैटर्न होता है इसी को हम ग्रोथ मॉडल कह करके बुलाते हैं। दो तरह के, दो डिफरेंट टाइप के ग्रोथ मॉडल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो दो तरह के ग्रोथ मॉडल हमारे पास में अवेलेबल है। ये जो दोनों ग्रोथ मॉडल हैं, कौन सी पॉपुलेशन किस मॉडल को फॉलो करती है या फिर किस मैनर में ग्रो करती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सराउंडिंग कंडीशंस हैं, जो आसपास की कंडीशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कितने अवेलेबल हैं। क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं या फिर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो कौन सा मॉडल फॉलो होगा ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा,
ये बेसिकली डिपेंड करता है उस एरिया में जो मिलने वाले रिसोर्सेस पर। रिसोर्सेस जैसे कि स्पेस हो गया, एरिया हो गया, फूड हो गया, कितना फूड अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी होगी। और इन्हीं के बेसिस पे, इनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाएंगे उनके बीच में आपसी कंपटीशन कितना होगा। अगर रिसोर्सेज की कमी है तो कंपटीशन बढ़ेगा, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो कंपटीशन कम होगा। अगर रिसोर्सेज मान लो ज़्यादा है तो हमारे पास में जो ग्रोथ मॉडल फॉलो होता है दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। उस टाइम पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल फॉलो होता है। और अगर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं तो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल फॉलो होता है। ठीक है, बात करते हैं दोनों ग्रोथ मॉडल की। जो दोनों ग्रोथ मॉडल्स हैं ये कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हैं और उन इक्वेशन की मदद से हम इनके स्पेसिफिक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो एक एक करके दोनों ग्रोथ मॉडल्स को समझना है हमें। पहला स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है वो कब फॉलो होगा? जब भी हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, फूड, वाटर, स्पेस, वो अनलिमिटेड हो। रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? अनलिमिटेड। जब रिसोर्स अनलिमिटेड है तो किसी भी तरह का हिंड्रेंस पॉपुलेशन फेस नहीं करेगी, वो पूरी तरह से अपने नंबर कॉन्टिन्यूसली बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर सकती है। तो इस अनलिमिटेड रिसोर्स वाली कंडीशन में कोई भी जो स्पीसीज़ है वो क्या चाहती है? वो अपना जो बायोटिक पोटेंशियल है, जो उसका बायोटिक पोटेंशियल है उसको फुली अचीव करना चाहती है, अपने बायोटिक पोटेंशियल को फुली रियलाइज करना चाहती है या फिर फुली अचीव करना चाहती है। अब बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है और बायोटिक पोटेंशियल को कैसे अचीव किया जाएगा? बायोटिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब है जो स्पीसीज़ का एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, हर स्पीसीज़ के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है, इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, जिससे वो ये कोशिश करता है ताकि वो नंबर में ग्रो कर सके, अपना नंबर, अपनी पॉपुलेशन का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा सके। किसी भी स्पीसीज़ को आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दो तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और पूरे एरिया को भर देगी। अब चाहे वो बहुत स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, वो भी बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा। और ये जो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल होता है इसी को बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। और बायोटिक पोटेंशियल तभी रियलाइज होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। अब इतनी तेज़ी से अगर पॉपुलेशन फुल बायोटिक पोटेंशियल पर अपने ग्रो करेगी, इतनी तेज़ी से ग्रो करेगी, तो इस फास्ट ग्रोथ को एक और नाम दिया जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसी ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, मतलब बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है। और इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिस्क्राइब करने के लिए, इसके लिए हमारे पास में एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का हम कुछ इस तरह से इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं, dn/dt। dn/dt का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट, मतलब पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट को कैसे लिखेंगे? b-d मल्टीप्लाइड बाय n। ये जो b और d है ये हमने कल की जो वीडियो थी, पिछली वीडियो, उसमें पहले ही बता दिया, एक बार दोबारा से इसको बता देते हैं। बर्थ रेट पर कैपिटा, जो बर्थ रेट पर कैपिटा वाला बर्थ रेट था स्मॉल b, वो b है। ये डेथ रेट पर कैपिटा, हमने बताया था कि जो आगे चल करके बर्थ रेट पर कैपिटा और डेथ रेट पर कैपिटा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि यही दोनों मिल करके पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। क्योंकि पॉपुलेशन में बर्थ भी होता है और डेथ भी होता है, किसका रेट ज़्यादा है किसका रेट कम है, इसके बिहाफ पर पॉपुलेशन या तो इंक्रीज़ हो रही होगी या तो डिक्रीज़ हो रही होगी। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं इस टर्म को, और इसको मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज से, यानी कि n से। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये। इट इज़ अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इस टर्म को हम एक कांस्टेंट पैरामीटर में चेंज कर सकते हैं। ये जो टर्म है b माइनस डी, इसको हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल r। जो स्मॉल r है इसका नाम है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। हर पॉपुलेशन के पास में एक ऐसा इंट्रिंसिक रेट होता है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिससे वो ग्रो कर सकती है, और एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में किससे ग्रो कर रही है वो ये बताएगा। b माइनस डी इज इक्वल टू स्मॉल r, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो r एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? r हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें ये बताता है कि ओवरऑल या तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी बेस्ड ऑन बर्थ रेट और डेथ रेट। तो ये ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज की बात करता है, आइदर इंक्रीज हो रही होगी या फिर डिक्रीज हो रही होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन का उस एरिया में किस तरह का परफॉर्मेंस है। उस एरिया में जो वो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो बायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर्स हैं। मान लो ये एक एरिया है, यहाँ पर एक पॉपुलेशन है इस ऑर्गेनिज्म की, ए ऑर्गेनिज्म की। इस ए ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे होंगे। तो कौन से बायोटिक फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं इस पॉपुलेशन को, और कौन से एबायोटिक फैक्टर्स किस तरह से इस पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक का जो इफेक्ट है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर, वो हम इस आर वैल्यू के हिसाब से पता कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आर वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर आर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, नेगेटिव है तो मतलब पॉपुलेशन साइज घटेगा। अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू आई तो हमें पता लग जाएगा कि जो पॉपुलेशन है उसके लिए अभी जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर आर वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉपुलेशन साइज तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उस पॉपुलेशन के लिए जो एरिया की कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंडीशंस उसके लिए बहुत फेवरेबल है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम आर वैल्यू की मदद से ये भी पता कर सकते हैं कि उस एरिया में जो ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। अब इस आर वैल्यू के कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जिससे हमें इस आर वैल्यू का जो कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो इसकी 3 एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है नॉर्वे रैट। जो नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है और इसमें रैट पॉपुलेशन की जो स्मॉल आर वैल्यू है दैट इज +0.015, ये इसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। फ्लोर बीटल, जो आटे में पाए जाने वाले घुन होते हैं, जो बीटल्स मिलते हैं, छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं काले काले, उनको फ्लोर बीटल बोलते हैं और उनका जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है दैट इज 0.12। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन, एक और डेटा दिया हुआ है हमें ह्यूमन पॉपुलेशन का, वो भी इंडिया से ही दिया हुआ है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंडिया में है उसका 1981 का डाटा दिया हुआ है। 1981 में जो हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज था वो था 0.0205। ये तीनों ही पॉजिटिव डेटा है, मतलब पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी, यहाँ भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी, यहाँ भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये 3 डेटा हैं जो हमें एज इट इज़ याद रखने। अब अगर हमने इसका इक्वेशन बना लिया, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये अगर हमने इक्वेशन बनाई है, तो क्या इस डिफरेंशियल फॉर्म को हम एक ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को ग्राफ की फॉर्म में बताया जा सकता है। तो हम इसको ग्राफिकली समझते हैं, उससे हमें एक्चुअल में पता लगेगा कि पॉपुलेशन
सच में तेज़ी से बढ़ रहा है वो विजुअलाइज भी किया जा सकता है। तो एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके ग्राफ बनाने के लिए हमें जो वाई एक्सेस है उस पर पॉपुलेशन डेंसिटी रखेंगे हम, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि n, जबकि एक्स एक्सेस पे हम टाइम लेने वाले हैं। एक्स एक्सेस पे हमने क्या रखा हुआ है, टाइम ऑफ कंसिडरेशन। जब ये दोनों चीज़ें रखते हैं तो इसका जो प्लॉट आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम के साथ कैसे बढ़ेगी, कुछ जे शेप कर्व आएगा ऐसा। ये किस तरह का कर्व बताते हैं इसको, जे शेप कर्व। और जे शेप कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है फॉर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। कोई भी सीरीज हो, कोई भी वैल्यू अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है तो ग्राफ हमेशा जे शेप ही दिखाई पड़ता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। इस जे शेप कर्व का जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू एन। और स्मॉल r आपको पता है, इसको हम b माइनस डी भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही बात है, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई और इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मॉडल से आते हैं और कभी भी आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो इस इक्वेशन की मदद से उसको सॉल्व करने नहीं लगना है। जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है ना, वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए अप्लीकेबल होता है। तो जब भी एक टाइम पीरियड हमें दिया होगा तो 1 साल का टाइम दिया होगा, कुछ महीनों का टाइम दिया होगा, भाई पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए तो एक लंबा टाइम दिया होगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है ये कभी भी आपको नहीं लगाना है। तो हमें क्या लगाना है, हमें इस इक्वेशन को अब चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे डिफरेंशियल फॉर्म में ये इक्वेशन है dn/dt की फॉर्म में, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसी की मदद से हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ठीक है, तो एक बार इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब nt इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाय e की पावर स्मॉल r इंटू टी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, सेम वही इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहाँ पर nt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nt फाइनल पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t, पॉपुलेशन आफ्टर t टाइम। ये इनिशियल पॉपुलेशन है, जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन रही होगी वो पॉपुलेशन है। ई जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है, ये नया टर्म है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने नहीं देखा था। ई को बोलते हैं बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। आप लॉगरिथम स्केल पढ़ते होंगे, लॉग स्केल आपने पढ़ा ही होगा। तो जब बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग स्केल होता है, उसी को बुलाया जाता है ई। और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.72 आती है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो वो कुछ आती है 2.71828, लेकिन हमारे काम का ये भी चल जाएगा 2.72 अप्रॉक्सीमेटली, ये वैल्यू ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा कभी इस टॉपिक पे, तो हमेशा हमें क्या फॉलो करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में एज इट इज़ दिया हुआ है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है और इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है जिसका साइज 3 साल के अंदर में डबल हो जाता है। मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल, और 3 साल के अंदर में वो जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर हम nt इज इक्वल टू फाइनल पॉपुलेशन ले लें और n नॉट इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन, ये पुरानी पॉपुलेशन है और nt क्या है, नई पॉपुलेशन। अब क्योंकि नई पॉपुलेशन डबल है इनिशियल पॉपुलेशन की, मतलब nt क्या हो जाएगा, nt इज इक्वल टू 2n नॉट। ये सिंपल सा इस स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है। हमें इस पॉपुलेशन का
आर वैल्यू पता करना है। जो आर वैल्यू है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इस पॉपुलेशन के लिए इस पर्टिकुलर टाइम में, जो टी टाइम है इस दौरान, इसका आर क्या होगा ये हमें पता करके बताना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितना टाइम है यहाँ पर, 3 ईयर्स। हमने बताया था कि जो अगर टाइम बड़ा हो, एक बड़ा टाइम पीरियड जब भी दिया जाएगा तो हमेशा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हम लगाने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर आर इंटू टी। अगर सबकी वैल्यूज़ रखें तो एन टी कितना है, एन टी है हमारा डबल ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन साइज, मतलब ट्वाइस ऑफ एन नॉड। इधर पर हमारा एक बार एन नॉड है और इसको मल्टीप्लाई करना है ई और ई रेज टू द पावर स्मॉल आर इंटू टी। टाइम की वैल्यू भी हमें मालूम है, टाइम की वैल्यू है 3 साल, तो यहाँ पे 3 रख सकते हैं। क्या हम इस एन नॉड से इस एन नॉड को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो हमारे पास में वैल्यू क्या हो गई, 2 इज इक्वल टू ई की पावर आर इंटू 3। अब इस लॉग को, जो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, हमें इसे हटाना है। अगर नेचुरल लॉगरिथम का बेस है, अगर इसको हटाना है तो हम दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेंगे या फिर ln ले लेंगे। दोनों साइड पे हम क्या लेने वाले हैं, नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग मतलब ln। जैसे ही हम दोनों साइड पे ln लेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ ई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि जब भी लॉग में जिस भी बेस लॉग को हम यूज कर रहे हैं और उसी बेस लॉग की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो लॉग की वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे हमने ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, log 10, मतलब हमने log का बेस क्या लिया है, 10 बेस लिया है, और log 10 के अगर ब्रैकेट में हम 10 रखते हैं, मतलब log 10 बेस क्या है 10 और ब्रैकेट में भी क्या है 10, तो यहाँ पर बेस भी 10 है और ब्रैकेट में भी 10 है। तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू हमेशा 1 आती है। जिसका बेस है log का, अगर वही वैल्यू ब्रैकेट में भी है तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो ई है ना, ये नेचुरल लॉग का बेस होता है, और हमने जो लॉग लिया है वो कौन सा लॉग लिया है, नेचुरल लॉग। मतलब ये नीचे भी लॉग का बेस है और ब्रैकेट के अंदर में भी जो नेचुरल लॉग का बेस है ई, वही वैल्यू है। तो यहाँ भी बेस भी 10, यहाँ भी 10 इक्वल टू 1, बेस में भी ई, ब्रैकेट में भी ई इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आर मल्टीप्लाइड बाय 1। सही है। अब ध्यान से सुनना, अब हमें इस ln को हटाना है। जो नेचुरल लॉग है इसको हमें कन्वर्ट करना है log ऑफ 10 की वैल्यू में। नेचुरल लॉग को जब भी हम 10 की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारा होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.303 log 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3R। फर्दर सॉल्व करो इसको, अप्रॉक्सीमेटली 2.3 मल्टीप्लाइड बाय log 2 की वैल्यू, अगर log 10 बेस की पावर 2 ब्रैकेट में होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद होना चाहिए, 0.3010। तो इसके मतलब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.3 मल्टीप्लाइड बाय अप्रॉक्सीमेटली 0.3 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको काटेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.23। तो जो R की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ गई बेटा, 0.23। तो इस तरह से हम
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही यूज़ करना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ में जो लॉग की वैल्यू है उसको कैसे इधर उधर चेंज करते हैं वो भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ये एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको एक बार और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ ली, उसकी जो इक्वेशन है, ग्राफ है, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें डील करना है जब भी इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो भी समझ लिया। लेकिन अब यहाँ पर हमारी बात आती है कि इसका एक्चुअल एग्जाम्पल क्या है। क्या नेचर में कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी दिखाई पड़ती है? तो पहले तो ये याद रखो, नेचर में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत ही रेयरली दिखाई पड़ती है। क्यों रेयरली दिखाई पड़ती है? क्योंकि जो इसकी कंडीशन है अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इसको क्या चाहिए? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। नेचर में इस तरह की कंडीशन किसी भी स्पीसीज़ को, पॉपुलेशन को यूजुअली अवेलेबल नहीं होती। जब लिमिटेड रिसोर्सेज ही अवेलेबल हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पूरी तरह से रियलाइज नहीं की जा सकती। फिर भी कुछ रेयर कंडीशन है जहाँ पर टेम्पररली या फिर थोड़े टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देख सकते हैं, जिसमें हम जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट होते हैं, मस्कीटो होते हैं, एक सीज़न में उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है। तो अगर हम बात करें इंसेक्ट ग्रोथ की, उसमें भी मस्कीटो ग्रोथ की, तो मस्कीटो ग्रोथ आपने देखा होगा बरसात के पहले जो गर्मी वाला सीज़न होता है उसमें मस्कीटो की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, लेकिन अचानक से जैसे ही बरसात आती है तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होती है। तो जो मस्कीटो की पॉपुलेशन है इन रेनी सीज़न, अब क्यों हो रहा है कि इनका पॉपुलेशन रेनी सीज़न में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है? तो बेटा मस्कीटो जो होते हैं ना, इनको अपने बेबी बॉर्न करने के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए कहीं जमा हुआ पानी चाहिए होता है। जहाँ पर भी रुका हुआ पानी होगा, जमा हुआ पानी होगा, वहाँ पे ये अपने एग ले कर सकते हैं। अब गर्मी के टाइम पे या बाकी सारे पूरे साल कितनी जगहों पर भरा हुआ पानी प्रेजेंट रहता है? भाई बहुत कम जगह होती है जहाँ पे पानी भरा रहता है, कुछ जगहों पे ही होगा। लेकिन अगर बरसात का सीज़न देखा जाए तो बरसात के सीज़न में तो ऑलमोस्ट हर जगह पानी भरा रहता है, तो वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, पूरे एरिया में वो अपना एग ले कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इतना बड़ा एरिया उनको मिल जाता है कि हम बोल सकते हैं कि वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं उस टाइम पर उनको। तो इसीलिए रेनी सीज़न में मस्कीटो बहुत तेज़ी से उनका नंबर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, इंसेक्ट पॉपुलेशन रेनी सीज़न में। या एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लो हमारे पास आटा है, फ्लोर है, या गेहूं है, वीट, गेहूं या आटा है हमारे पास। आपको पता होगा कि जो फ्लोर होता है उसके अंदर में एक बीटल, काले कलर का एक बीटल होता है, फ्लोर बीटल, वो गेहूं या फिर आटे पर ग्रो करता है। अब मान लो हमारे पास एक बोरा आटा या गेहूं रखा हुआ है, एक बोरा है ये, इसके अंदर में 500 किलो गेहूं रखा हुआ है। अब जैसे ही थोड़ी सी बरसात का सीज़न पड़ेगा या फिर इंसेक्ट को ग्रो करने का मौका मिलेगा, वैसे ही यहाँ पे फ्लोर बीटल ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बीटल है ये यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब इतना सारा खाना अवेलेबल है, क्या फूड रिसोर्सेज यहाँ पे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है? इस बीटल के हिसाब से तो ये 500 किलो जो गेहूँ है ये अनलिमिटेड हुआ। तो इस अनलिमिटेड रिसोर्स में बाकी दूसरी कोई स्पीसीज़ भी नहीं है, खाली यही यहाँ पर ग्रो कर रहा है, तो कंपटीशन भी इसको नहीं मिल रहा। तो इस अनलिमिटेड रिसोर्स सारा का सारा इसी का है। यहाँ पर ये कैसी ग्रोथ करता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। और हम देखते हैं कुछ ही दिनों में ये जो पूरा गेहूँ है इस पर बीटल्स ही बीटल्स आपको दिखाई देंगे। जो फ्लोर बीटल्स हैं वो सारे इसको कवर कर लेते हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इतनी तेज़ी से एक्सपोनेंशियली वो ग्रो कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो पूरे आटे को, पूरे गेहूँ को ख़राब कर देते हैं। तो नेचर में ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। पर याद रहे कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो हमेशा टेम्पररली दिखाई देगी नेचर में। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो टेम्पररी रहेगी।
बहुत लंबे टाइम तक ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं होने वाली। अगर ये नेचर में दिखाई भी दे रही है तो ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपने देखा होगा मस्कीटो की पॉपुलेशन रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन रेनी सीजन जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही वो उतनी तेज़ी से गिर भी जाती है। ऐसे ही फ्लोर बीटल ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन एक बार जैसे ही फूड ख़त्म होगा, फूड ख़त्म होने की कगार पे आएगा तो वो क्रैश भी तो होगी। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है जो भी पॉपुलेशन, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो टेम्पररली ग्रो कर सकती है, लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है तो पॉपुलेशन एक लेवल पर जाने के बाद में क्रैश हो जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पॉपुलेशन अचानक से क्रैश हो जाती है, सडनली क्रैशेस आफ्टर रीचिंग पीक। एक पीक पर जाएगी, एक पर्टिकुलर लेवल तक जाएगी, वहाँ पर रिसोर्सेस कम होने लगेंगे या ख़त्म हो जाएंगे और अचानक से पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है। तो जो एक्चुअल ग्राफ आना चाहिए, जो एनसीईआरटी में खैर नहीं दिया हुआ है, वो कुछ इस तरह का आता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये पॉपुलेशन गिर गई, फिर अगली बार जब रिसोर्सेज ज़्यादा आएंगे फिर ये बढ़ेगी, फिर अगली बार रिसोर्सेज जब ज़्यादा आएंगे फिर बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ये पीक पॉपुलेशन पॉइंट है, और जैसे ही पीक पॉपुलेशन आती है फिर उसके बाद में ये क्रैश हो जाती है, उसके बाद ये वापस से डाउन हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, या ऐसी पॉपुलेशन जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है नेचर में टेम्पररी हो सकती है, थोड़ी देर के लिए हो सकती है, लगातार वो नहीं दिखाई देगी। अब ये तो बात हो गई नेचर की, लेकिन आर्टिफिशियली इसको हम लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर हम चाहें तो आर्टिफिशियली या हमारे इंटरफेरेंस की वजह से मैन मेड कल्चर में हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बहुत लंबे टाइम तक चला सकते हैं विदाउट पॉपुलेशन क्रैश, लेकिन उसमें हमारा इंटरफेरेंस लगेगा, नेचर में नहीं हो सकता। आर्टिफिशियली या हम अपनी तरफ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बहुत ही लंबे टाइम तक करवा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कल्चर में। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कल्चर करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम माइक्रोब्स का कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, ईस्ट का कल्चर करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर ये सारे प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब मान लो हम बैक्टीरिया से कोई प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे हैं, तो बैक्टीरिया प्रोडक्ट तब बनाएगा जब उसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी, तो बैक्टीरिया प्रोडक्ट भी तेज से बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंटेनर है हमारे पास जिसमें हम यहाँ पर कल्चर ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो कर रहे हैं। ये हमने कल्चर मीडियम डाल दिया है, कल्चर मीडियम डाल दिया। इस कल्चर मीडियम में सब कुछ है जो बैक्टीरिया को चाहिए, फूड है, वाटर है, सब कुछ है। हम फूड ले लेते हैं। अगर सब कुछ आइडियल है, टेम्परेचर भी आइडियल है, फूड भी आइडियल है, तो क्या बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा? बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो बैक्टीरिया यहाँ पे कैसा ग्रो करेगा भाई? एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, ऐसे। पर जैसा हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पॉपुलेशन क्रैश होती है। जैसे जैसे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से अपना नंबर बढ़ाएगा, क्या फूड कम होता जाएगा? हाँ, एक टाइम के बाद तो फूड कम होगा ना, फूड रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, जैसे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जा रहा है, क्या बैक्टीरिया के नंबर के बढ़ने की वजह से कंपटीशन भी बढ़ेगा? दो बैक्टीरिया आपस में ज़्यादा कंपटीशन करेंगी, बिल्कुल इनका भी कंपटीशन होगा। साथ में जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वेस्ट मटेरियल भी तो सिक्रीट करता है, अपने आसपास बहुत सारा वेस्ट एक्यूमुलेट कर लेता है, और ये जो वेस्ट होता है ये बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होता है, ये बैक्टीरिया को फर्दर ग्रोथ करने में रोकेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि इसकी पॉपुलेशन एक टाइम के बाद में क्रैश हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, फूड कम होता जा रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को अवॉइड करेंगे।
जैसे फूड कम हो रहा है तो हम एक साइड से लगातार एक पर्टिकुलर रेट पे नया फूड ऐड करते रहेंगे, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भाई फूड अब कम नहीं पड़ेगा, जब फूड कम नहीं पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने बोला सर जो वेस्ट मटेरियल हो रहा है इकट्ठा वो तो प्रॉब्लम करेगा, तो हमारे पास में एक आउटलेट भी होता है। इस आउटलेट से हम क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल लेंगे। वेस्ट को बाहर निकाल लिया तो क्या जो बैक्टीरिया के ऊपर में टॉक्सिक इफेक्ट लग रहा था वेस्ट का, क्या वो भी खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसके साथ में हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन को भी कॉन्टिन्यूसली एक्सपोनेंशियल फेज में रख सकते हैं। भाई हमने फूड दे दिया उसको, वेस्ट मटेरियल लगातार रिमूव करते जा रहे हैं, तो क्या बैक्टीरिया लगातार एक्सपोनेंशियल फेज में बना रहेगा? क्योंकि जो कंडीशन उसको एक्सपोनेंशियल फेज से हटा रही थी वो तो हमने रिमूव कर दी आर्टिफिशियली। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, हर टाइम जे शेप कर्व या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व ही दिखाता रहेगा। तो ये आर्टिफिशियली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे हम माइक्रोबियल कल्चर करते हैं, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही हैं, तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो माइक्रोब्स की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। माइक्रोब्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा तभी तेज़ी से प्रोडक्ट बनेगा, तभी इंडस्ट्रियल लेवल पर फ़ायदा होगा। तो आर्टिफिशियली इंडस्ट्रियल स्केल पर यही करवाया ही जाता है, पर ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो रेयरली देखने को मिलेगा। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद में लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पे बात करते हैं। सेकंड ग्रोथ जो मॉडल है दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल। नेचर में हमें यही वाला ग्रोथ मॉडल दिखाई देगा, एक्सपोनेंशियल कभी भी नहीं दिखाई देगा। इस मॉडल को वर्लहर्स्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था, उसी के बेसिस पे इनका जो ग्राफ वगैरह बनता है उसका नाम भी उन्हीं के नाम पर दिया हुआ है। लॉजिस्टिक ग्रोथ नेचर में रियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि ये तब दिखाई पड़ता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ कब दिखाई देगा? जब रिसोर्सेज कैसे हों, लिमिटेड, फाइनाइट हों, अनलिमिटेड ना हो। और आपको मालूम है नेचर में हमेशा 100% टाइम तो यही होता है, 99% टाइम मान लो या फिर 100% टाइम रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड कभी भी नहीं होते। जैसे रिसोर्सेज का मतलब फूड, क्या अनलिमिटेड फूड अवेलेबिलिटी है? नहीं, कुछ लिमिट में ही तो होगा। वाटर भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। स्पेस, ये सब एक अमाउंट में ही तो प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि ये सब एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है तो इनकी वजह से स्टार्ट होता है कंपटीशन। जो अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सेम रिसोर्स एक स्पीसीज़ को भी चाहिए, एक पॉपुलेशन को भी चाहिए, दूसरी पॉपुलेशन को भी चाहिए, एक पॉपुलेशन के मेंबर को भी चाहिए, इसी पॉपुलेशन के दूसरे मेंबर को भी चाहिए। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या स्टार्ट होता है? कंपटीशन। और जब कंपटीशन होता है तो हमेशा याद रखना, कंपटीशन में वही सर्वाइव करता है, वही रिप्रोड्यूस करता है या वही बचता है जो फिटेस्ट होता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपने सुना होगा, डार्विन का कॉन्सेप्ट है। तो कंपटीशन के बाद कौन सर्वाइव करेगा? सिर्फ ओनली फिटेस्ट। अब फिटेस्ट का मतलब है रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी से। भाई जो ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकता है उसका मतलब होता है इकोलॉजी में फिटनेस से। तो जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा और सरवाइव के साथ में वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब है वो ग्रो करेगा। सब तो ग्रो करेंगे नहीं, तो जो सिर्फ फिट है वही ग्रो कर रहा है। तो क्या पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास तो चांस ही नहीं है ग्रो करने का, रिप्रोड्यूस करने का। सिर्फ उन्हीं के पास चांस है जो उस कंपटीशन में अपने आप को साबित कर पाएंगे, जो उस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा फिट रहेंगे, फिटेस्ट होंगे। इसकी वजह से, क्योंकि सिर्फ फिट इंडिविजुअल्स ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो हमेशा एक लिमिट में रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? पॉपुलेशन की ग्रोथ हमेशा लिमिट में रहेगी, लिमिटेड रहेगी। एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन साइज बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही उससे ज़्यादा पॉपुलेशन साइज बढ़ने की कोशिश करेगी, कंपटीशन इतना इंटेंस हो जाएगा कि वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगेगा, पॉपुलेशन को बैलेंस कर देगा।
अब बैलेंस करने पर कितना पॉपुलेशन एक एरिया में एक स्पीसीज या पॉपुलेशन का परमिट किया जा सकता है। भाई जैसे हमने बोला कि किसी भी स्पीसीज या पॉपुलेशन का एक एरिया में कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ही हो सकते हैं, मैक्सिमम वहां तक जा सकता है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। जैसे मान लो ए स्पीसीज है, बी पॉपुलेशन है, सी है, डी है, तो सबका कुछ मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है, ए का कुछ मैक्सिमम नंबर जा सकता है, बी का, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पॉपुलेशन का, जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, मैक्सिमम नंबर जो पॉपुलेशन के उस एरिया में सपोर्ट किए जा सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट। मान लो कि हमारे पास में ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया, इसमें ए पॉपुलेशन, ए स्पीसीज के 30 इंडिविजुअल मैक्सिमम रह सकते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, 30 से ज़्यादा ये एरिया सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो के ए यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 30। बी का कितना पॉपुलेशन सपोर्ट कर सकता है, मान लो 20 का, बी का ये सी का 10,000 पॉपुलेशन सपोर्ट कर सकता है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। तो इसका जो सी है, इसका कैरिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10,000 के। सिंपल सा एक नंबर होता है जो मैक्सिमम नंबर उस पॉपुलेशन का उस एरिया में सपोर्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सपोर्ट किया जा सकता, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से जैसे ही पॉपुलेशन साइज एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा तो कंपटीशन बहुत इंटेंस हो जाएगा, और कंपटीशन तुम्हें मालूम है नेगेटिवली पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है, और उसकी वजह से पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी, ग्रोथ जो है वो एक रेजिस्टेंस लगेगा उस पर, ठीक है ना, उसमें इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं। मान लो बी का जो नंबर है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बी जो है वो 500 है, और डी जो है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डी जो है वो 2000 है। तो आप देख सकते हैं कि भाई एक ही एरिया में जो अलग अलग पॉपुलेशन है, ए बी सी डी, उनकी कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है बेस्ड ऑन की उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उसके हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी अलग होती है। भाई मान लो एक एरिया है, एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे टाइगर का नंबर बहुत कम हो सकता है, क्योंकि टाइगर की जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। टाइगर को 10 किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है अपनी टेरिटरी बनाने के लिए, तो उसका नंबर तो कम ही रहेगा ना उस पूरे फॉरेस्ट में। लेकिन मान लो अगर हमारे पास हिरन है, तो एक फॉरेस्ट में कितने सारे हिरन हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, लेकिन होता एक फिक्स्ड नंबर है कि उससे ज़्यादा वो पॉपुलेशन उस एरिया में नहीं बढ़ पाएगी, उतने रिसोर्सेज उस एरिया में नहीं है कि उसको उससे ज़्यादा परमिट कर पाए। तो ये बात आती है कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कैरिंग कैपेसिटी के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में के का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा, हमें के जो टर्म है इसको ऐड करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन में, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड मान करके चल रहे हैं। तो अब एक हम इक्वेशन बना लेते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की पहले, फिर उस इक्वेशन के बिहाफ पे कर्व बनाएंगे या फिर ग्राफ प्लॉट करने वाले। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय एक फैक्टर। ऐसा नहीं है कि कोई नया फॉर्मूला हमें ड्राइव करना, नहीं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी उसी के फॉर्मूले में हमें सिर्फ एक एडिशनल टर्म जोड़नी है, सिर्फ, है ना। वो एडिशनल टर्म क्या है, वो एडिशनल टर्म है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, कि एक एनवायरमेंट एक पॉपुलेशन पर कितना एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एक टाइम पर लगा रहा है, बस वो फैक्टर हमें ऐड करना है। यहाँ पे बनाते हैं dN/dt जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इज इक्वल टू Rn। अब ध्यान से याद होगा आपको, ये तो पूरा इक्वेशन जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही इक्वेशन है, इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, k-n डिवाइडेड बाई k। अब ये जो ग्राफ है, जैसा मैंने पहले ही बताया, ये जो इक्वेशन का पार्ट है ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये वाला पार्ट सिर्फ एडिशनल ऐड हुआ है।
ये जो पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये किसको दर्शा रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को। एक पर्टिकुलर टाइम पे एनवायरमेंट कितना रेजिस्टेंस लगाएगा किसी पॉपुलेशन पर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसकी और बात करेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ में इस इक्वेशन को विजुलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में तो कोई भी विजुलाइज नहीं कर पाएगा। तो एक बार इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह एक नॉर्मल ग्राफ बना करके समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे टाइम है ना। अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन, इस ग्राफ को, लॉजिस्टिक कर्व को प्लॉट करते हैं। जो लॉजिस्टिक कर्व आता है वो एक एस शेप में आता है, कुछ ऐसा। ये अब इस पूरे ग्राफ को देखें ना, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं लैग फेज, स्लो फेज। भाई यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है, यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन हो रही होती है, यहाँ पे ग्रोथ हो भी नहीं रही होती, यहाँ पे तो सिर्फ प्रिपरेशन चल रही होती है कि आगे हम ग्रोथ करने वाले हैं। तो ये स्लो होता है, प्रिपेयर टू ग्रो। दूसरा जो फेज है, जिसका स्लोप देखो बहुत तेज है, मतलब जिसका स्लोप बहुत हाई है, इसको बोलते हैं लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, जहाँ पर ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगी, यहाँ पे बहुत ही फास्ट ग्रोथ होगी। और जो लास्ट फेज है, ये वाला फेज, जहाँ पर देखो कि ग्राफ जो है ना वो टाइम वाले एक्सेस से पैरेलल हो गया ऑलमोस्ट, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्यों हुआ है एक्सपोनेंशियल वो अभी बताते हैं, पर अब आप ये समझ लो बस, ये स्टेशनरी फेज है। जो स्टेशनरी फेज की वैल्यू है वो हमें तभी दिखाई पड़ता है जब पॉपुलेशन कहाँ पहुँच जाए, लगभग कैरिंग कैपेसिटी पे पहुँच जाए। भाई स्टेशनरी कब होगी पॉपुलेशन बढ़ना कब बंद करेगी? पॉपुलेशन बढ़ना तब बंद करती है जब उसकी वैल्यू जो है, जब उसका साइज जो है वो लगभग कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच जाए। जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी को वो अप्रोच करने लग जाती है तो वहाँ पे जाके कैरिंग कैपेसिटी तो बढ़ नहीं सकती, तो कैरिंग कैपेसिटी के पैरेलल हो जाती है कि उससे ज़्यादा पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ने वाली है। तो ये 3 डिस्टिंक्ट फेज हमें याद रखने। इन तीनों फेज में भी एनसीईआरटी में लॉग फेज को और बता रखा है या फिर और अच्छे से समझा रखा है, तो हमें भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जो लॉग फेज होता है ना, जो एक्सपोनेंशियल फेज होता है, वो एक्चुअल में 2 डिफरेंट फेज से मिलकर के बना होता है। लॉग फेज एक्चुअल में क्या होता है बेटा, 2 डिफरेंट फेज से मिलकर के बना होता है। एक तो इसका जो पहला वाला फेज है, ये वाला फेज, इसको बोलते हैं एक्सक्लरेशन फेज। एक्सक्लरेशन फेज यानी बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ। पूरे ग्राफ में अगर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, वो यही पॉइंट है। तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ रेट। अच्छा, मैक्सिमम ग्रोथ रेट के बाद में देखो ग्राफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे कनकेव होता जा रहा है नीचे की साइड से। मतलब ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये डिक्लेरेशन फेज है। अब फेज जो है, अब जो पॉपुलेशन है वो डिक्लेरेट कर रही है, स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गई है। तो लॉग फेज, एक्सलरेशन फेज, डिक्लेरेशन फेज और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ, इन 3 में हम पढ़ सकते हैं 2 फेज और एक पॉइंट जो है मैक्सिमम ग्रोथ का। एक्सलरेशन फेज में पॉपुलेशन बढ़ रही होती है तेजी से, डिक्लेरेशन में कम हो रही होती है और स्टेशनरी में जाके कम हो चुकी होती है। और कम जब होती है तो कब होती है, जब हमारा n जो है वो लगभग बराबर हो जाए k के, तो स्टेशनरी फेज अचीव हो जाएगा। ठीक है,
अब इन सारी चीज़ों को, इन जो ग्राफ के हमने डिफरेंट फेज बनाए हैं, चाहे लैग फेज हो, फिर एक्सपोनेंशियल में एक्सलरेशन, डिक्लेरेशन और स्टेशनरी फेज, इसको हमें समझना होगा इक्वेशन की टर्म्स में। भाई अभी तो हम सिर्फ लेमन लैंग्वेज में बात की हमने, अब हमें इसको रिलेट करना है इस वाली इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ये जो कर्व आ रहा है, ये जो सिग्मोइड शेप है, ये सिग्मोइड शेप तो इसी की वजह से आ रहा है ना। तो हमें ये सिग्मोइड शेप स्टडी करना है। ये जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है इसके बारे में अगर पता चल जाए तो ये ग्राफ हम अपने आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखो इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो ये जो वैल्यू है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के माइनस एन डिवाइडेड बाय के, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करती है, इसका एक्चुअल लेमन लैंग्वेज में मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मान लो एक एरिया में किसी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज थे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, जितने भी रिसोर्सेज थे हम उनको 100% मान लें या फिर 1 मान लें, ठीक है। तो उसमें से एक पॉपुलेशन ने कितना परसेंटेज इस्तेमाल कर लिया है और जो बच गया है वो कितना है। फिर से सुनना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। जो स्पीसीज ने, जो उस पॉपुलेशन ने पहले से ऑक्यूपाई कर लिया उसको दिखा रहा है। तो अगर हम 100% में से इस परसेंट की वैल्यू माइनस कर देंगे तो वो क्या रिसोर्सेज हो जाएंगे जो अभी बचे हुए हैं, ठीक है ना। थोड़ा मुश्किल है, अभी समझ में आएगा, कोई इशू नहीं। ये चीज़ ये बताती है कि इस 100% का कितना वैल्यू पहले से ऑक्यूपाई हो चुका है, ठीक है। अब दो कंडीशन समझ के अपने आप समझ में आ जाएगा। दो एक्सट्रीम कंडीशन ले लेते हैं। एक ऐसी कंडीशन जब पॉपुलेशन साइज 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, 0 तो क्या ही होगा, ऑलमोस्ट 0 है। जब ये ऑलमोस्ट 0 है तो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 1, या फिर अगर इसको परसेंटेज में चेंज करें तो कितनी आएगी, 100%। इसका मतलब क्या बेटा 100%, कि अभी जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, मान लो एक एरिया में जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे अभी बचे हुए हैं, कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। और कुछ भी ऑक्यूपाई क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन तो 0 है। भाई पॉपुलेशन 0 है तो ऑक्यूपाई होगा, करेगा कौन, हमें तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का ही ऑक्यूपेंसी देखनी है। मतलब अभी जो 100% रिसोर्सेज हैं वो फ्री हैं, उसको ऑक्यूपाई किया जाएगा आगे चल के। तो ये होता है जब पॉपुलेशन 0 हो, लैग फेज वाली कंडीशन ये बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक्सट्रीम जाते हैं, जब पॉपुलेशन मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम पॉपुलेशन का मतलब क्या बेटा, के बराबर हो जाना, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो के बराबर हो जाना। जब के बराबर होगा तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कितनी होगी, के माइनस के डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 0। सिंपल सही वैल्यू आ रहा है। अब 0 का मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो 0%। इसका मतलब जितना भी रिसोर्स अवेलेबल था, क्या वो सारा रिसोर्स स्पीसीज ने ऑक्यूपाई कर चुकी है, ए। क्या अब थोड़ा भी ऐसा रिसोर्स बचा हुआ है जिसमें एक और मेंबर को हम सपोर्ट कर पाए, नहीं। अब इसके अलावा एक और मेंबर को ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा, मैक्सिमम यही है। अब इससे ज़्यादा ये पर्टिकुलर एरिया सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो बचा हुआ रिसोर्स है वो कितना है, 0%। यहाँ पे बचा हुआ रिसोर्स 100%। अभी कोई भी पॉपुलेशन है ही नहीं, 0% वो आ रहा है, पॉपुलेशन 0 है, तो के की वैल्यू एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस 100%, ठीक है ना। तो ये इन्वर्स होता है वैसे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का, समझने वाली बात है। तो ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जैसे जैसे के की वैल्यू कम हो रही है, मतलब इस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये तो हमने दो एक्सट्रीम बताए, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, पर इसके बीच में भी तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगे। जैसे जैसे कि इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू कम होती जाएगी, वैसे वैसे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये जो टर्म है ना, ये जैसे इसकी वैल्यू कम हो रही है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा।
और इस पॉइंट पे आकर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अब फर्दर ग्रोथ करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसकी मदद से हम इस पूरे ग्राफ को समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखना, पहले हम लेते हैं जो ग्रोथ फेज थे उसमें सबसे पहला लैग फेज। लैग फेज में ऑलमोस्ट n को हम 0 मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जब n 0 है तो फिर हमारे पास में k माइनस n डिवाइडेड बाई k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? आपको भी मालूम है 100% या 1 आएगी, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज अभी फ्री हैं। फिर बात करते हैं लॉग फेज में, लॉग फेज में। अब जब लॉग फेज आता है तो उसके अंदर भी 2 डिफरेंट फेज हैं। पहला है एक्सलरेशन फेज, दूसरा है डिक्लेरेशन फेज, और तीसरा है सेंट्रल पॉइंट। एक्सलरेशन फेज, डिक्लेरेशन पॉइंट और सेंट्रल फेज। अच्छा, एक्सलरेशन फेज में सुनना यहाँ पे क्या आएगा, जो k माइनस n ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम कॉमन कर देते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 से लेके 0.5 से बड़ी, मतलब यहाँ पूरे एक्सलरेशन फेज में कितना होना चाहिए? 1 से लेके 0.5 के बीच में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। मतलब 100% से लेकर के बीच में 50% के बीच में, ना तो 100 होगी ना 50% होगी, कुछ बीच में होगी यहाँ एक्सलरेशन फेज में। सेंट्रल पॉइंट जब आता है, सेंट्रल पॉइंट तभी आता है जब हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाए? k/2, हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन, यानी जो हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी होती है, तब ये आएगा। जब इसको आप फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करोगे तो उस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 या फिर 50%। तो यहाँ पे हमने आधा रिसोर्स इस्तेमाल कर लिया है और आधा रिसोर्स बचा हुआ है। आधा रिसोर्स इस्तेमाल कर लिया है और आधा रिसोर्स बचा हुआ है। अच्छा, जैसे जैसे हम रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, भाई ग्रोथ भी तो हो रही है ना, ग्रोथ का रेट भी तो बढ़ रहा है भाई। जब ग्रोथ रेट तभी बढ़ेगा जब रिसोर्स इस्तेमाल करोगे। जब रिसोर्स सारा खाली पड़ा हुआ है तो ग्रोथ रेट थोड़ी हो रहा है। ग्रोथ रेट तब बढ़ेगा जब रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो ग्रोथ रेट अभी यहाँ तक बढ़ रहा था, ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट है। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ते हैं डिक्लेरेशन फेज पे, अब जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कहाँ से आएगी? 0.5 से लेके 0% के बीच में, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, इसके बीच में कहीं वैल्यू आएगी। और यहाँ पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अब बढ़ेगा। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अब बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट फेज हमें मालूम था, ये इस वाले में नहीं लिखेंगे, ये वाला फेज लॉग फेज। और तीसरा फेज क्या था बेटा? दूसरा फेज स्टेशनरी फेज, पहला फेज स्टेशनरी फेज। अच्छा, स्टेशनरी फेज कब आता है? जब मैक्सिमम nk हो जाए, k। तो इस टाइम पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस फॉर्मूले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, मतलब 0%। मैक्सिमम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, इस टाइम पर जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है वो पॉपुलेशन पर मैक्सिमम लगेगा। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अब वो फर्दर ग्रोथ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में या डायरेक्ट थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है, जो इस टर्म की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ हो सकती है? वो 1 से लेके 0 तक हो सकती है। उसमें भी हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि भाई लॉग फेज में, लॉग फेज यहाँ पे कहीं आएगा, लैग फेज सॉरी, फिर लॉग फेज इतना बड़ा आएगा जिसमें 2 फेज होंगे, एक्सलरेशन डिक्लेरेशन, और लास्ट जो फेज होगा स्टेशनरी, उसमें ये वाला फेज आएगा। तो इस तरह से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इस वाले फेज में कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये बात हो गई हमारे जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसके इक्वेशन की। लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम
वरहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि इसको वरहल्स्ट पर्ल नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। इसके ऊपर कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। न्यूमेरिकल सिर्फ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस वाले पे कभी पूछ सकता है थ्योरी में। डायरेक्ट न्यूमेरिकल जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ लॉजिस्टिक वाला नहीं पूछने वाला। वो जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर पूछेगा तो एक्सपोनेंशियल ही पूछता है, ये वाला नहीं पूछ सकता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर कैलकुलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी और कैलकुलेटर नीट में अलाउ नहीं होता। तो तुम इसको ही याद रख लो, बस इतने से काम बन जाएगा। तो दोनों ग्रोथ मॉडल पढ़ने के बाद में अब हमें चलना है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने एरिया में अडेप्ट करने के लिए या फिर अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए किस तरह की लाइफ चूज करते हैं, किस तरह की लाइफ में वेरिएशन लेकर के आते हैं, वही सब मिला करके बोला जाता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अब ये जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है ना बेटा, हम ये इकोलॉजी की टर्म्स में या फिर बायोलॉजी की टर्म्स में देख रहे हैं। बायोलॉजी की टर्म्स में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का धरती पर सिर्फ दो ही काम होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे होने का दो ही मकसद है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी या फिर इकोलॉजी। वो दो मकसद क्या है? सर्वाइवल, जिंदा बने रहना, और सर्वाइवल के साथ में रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लाई करना, अपने जैसे और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। इन दो के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई काम नहीं है धरती पर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दोनों को अपने गोल को अचीव करने के लिए किस तरह के तौर तरीके, किस तरह के मेथड्स डेवलप करता है अपनी लाइफ में, उसी को बुलाया जाता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। इन दोनों की मदद से ही जो ऑर्गेनिज्म है वो ये इंश्योर करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे धरती पर प्रोड्यूस करे, जिसको हम बोलते हैं डार्विनियन फिटनेस। डार्विन ने बोला था कि फिटनेस सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे वो ज़्यादा फिट है। तो अगर डार्विनियन फिटनेस अचीव करनी है तो हमें सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो उस एरिया के अकॉर्डिंग हो, जो उसके हैबिटाट के अकॉर्डिंग हो, नीड के अकॉर्डिंग हो, है ना। अच्छा, डार्विनियन फिटनेस को मेजर कैसे करते हैं हम? हाई आर वैल्यू। जितनी ज़्यादा आर वैल्यू होगी, जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, उतनी ज़्यादा डार्विनियन फिटनेस होगी, क्योंकि आर की जो वैल्यू है वही बताती है कि कितनी तेज़ी से रिप्रोडक्शन चल रहा है, कितनी तेज़ी से बर्थ रेट ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, इसको अचीव करने के लिए, ये जो गोल है डार्विनियन फिटनेस या फिर हाई आर वैल्यू, इसको अचीव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में वेरिएशन लेकर के आए हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ डेवलप की है ताकि वो इस कॉमन गोल को अचीव कर सके, जिसमें से हमें दो टाइप का वेरिएशन पढ़ना है। सबसे पहला है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ब्रीडिंग। कितनी बार कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीड करता है या फिर बच्चे पैदा करता है, इसको लेकर वेरिएशन है। दूसरी टाइम पे हम पढ़ेंगे कि कितने बच्चे पैदा करता है। ये दो चीज़ों को लेकर के हम लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं भाई? उस जो ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास की कंडीशन कैसी हैं। क्या उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है प्रिडेशन का, क्या उसको कोई भी खा लेता है, या फिर वो फूड चेन में हायर साइड पे आता है, उसको जल्दी से कोई भी नहीं खा सकता। ठीक है, तो कुछ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने हैं। वैसे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। पहला कंसेप्ट है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ब्रीडिंग। कितनी बार ब्रीडिंग करता है कोई ऑर्गेनिज्म, कितनी बार बच्चे पैदा करता है टोटल। इसमें दो तरह के कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ऐसा जो सिंगल टाइम ब्रीड करते हैं, दुनिया में एक ही बार ब्रीड करते हैं बस, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिंगल टाइम ब्रीड करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करते हैं। सिंगल टाइम में वो आते हैं जो अपनी एनर्जी पूरी लाइफ में बचा के रखते हैं
और सिर्फ एक ही इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का, सारी की सारी एनर्जी उसी रिप्रोडक्शन इवेंट में लगा देते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। पैसिफिक सालमोन हो गया, बैम्बू प्लांट हो गया, ये यही करते हैं। ये सारी एनर्जी अपनी बचा के रखते हैं लाइफ में और फिर एक साथ सारी एनर्जी को रिप्रोडक्शन में लगा देते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। कम ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, चाहे ह्यूमंस की बात करो या मैंगो प्लांट की बात कर लो, वो लगातार हर साल मैंगो देता है, हर साल या फिर लगातार कुछ समय तक बच्चे पैदा होते हैं। तो दो मेथड होते हैं नंबर ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग को लेकर के। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और वेरिएशन है जिसका नाम है कितने बच्चे पैदा करने हैं। भाई जब भी ब्रीडिंग होगी तो उसमें कितने बच्चे हम पैदा करने वाले हैं, उसके बिहाफ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे हमें लेना है नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग। कितने बच्चे पैदा करेंगे और उनका साइज कितना होने वाला है। इसके बिहाफ पर दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है। हम यहाँ पर एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ज़्यादा, है ना। जब आर और के सेलेक्टेड की बात करते हैं तो एनिमल्स की बात करते हैं हम। आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड। जो आर सेलेक्टेड है ना वो बेटा किस पे डिपेंड करते हैं, वो नंबर पे या क्वांटिटी ऑफ चाइल्ड पे रिलाई करते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे उतने अच्छे। के सेलेक्टेड बोलते हैं भाई क्वालिटी पे डिपेंड करेंगे, हम क्वालिटी पे रिलाई करेंगे। जितने अच्छे बच्चे, कम बच्चे हों पर अच्छे बच्चे हों, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका समझने का। आर वाले सिंपल बोलते हैं बच्चे कैसे भी हों पर नंबर उनका ज़्यादा होना चाहिए। और के सेलेक्टेड बोलते हैं भाई बच्चे कम से कम हो पर उनकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। कौन से ऑर्गेनिज्म आर सेलेक्टेड यूज़ करते हैं और कौन से के सेलेक्टेड यूज़ करते हैं ये भी समझ लो। देखो आर सेलेक्टेड वो यूज़ करता है जो फूड चेन में लोअर साइड पे आता है। जो भी एनिमल फूड चेन में लोअर साइड पे आता है, जिसको बहुत लोग खाते हैं, मान लो कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट को कोई भी खा सकता है, बर्ड खा सकती है, फ्रॉग खा सकता है, स्नेक खा सकता है, तो इंसेक्ट को छिपकली खा सकती है, सब लोग खा रहे होते हैं, फूड चेन में बहुत नीचे आती है। तो ऐसी स्पीसीज के ऊपर में हर टाइम मरने का खतरा मंडरा रहा होता है। मतलब इसके ऊपर में हर टाइम प्रिडेशन प्रेशर हाई होता है, हाई प्रिडेशन प्रेशर, बहुत ही हाई प्रिडेशन प्रेशर यहाँ पे लग रहा होता है। अब क्योंकि प्रिडेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मरने का खतरा हर टाइम है, तो इनको लिए सबसे बेस्ट है कि भाई रिप्रोड्यूस जल्दी से जल्दी करो। जैसे ही पैदा हो उसके कुछ दिन में या कुछ टाइम में रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अर्ली इन लाइफ, अर्ली इन लाइफ। और रिप्रोडक्शन जल्दी करने के बाद में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, स्मॉल साइज प्लस वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर प्रिडेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। भाई इनको हर कोई खाना चाहता है। तो जो भी बच्चे पैदा करेंगे, मान लो 10,000 बच्चे पैदा किए, उसमें से 10 या 20 ही अडल्ट लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे, ये बात इनको पता है। तो इसीलिए नंबर पे खेलते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, मान लो उसमें से 99% भी ख़त्म हो गए, 1% भी बच गया, तो भी तो बात बन जाएगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं, छोटे और ऑफस्प्रिंग, छोटे साइज़ के ऑफस्प्रिंग लेकिन बहुत सारे ऑफस्प्रिंग। पेरेंटल केयर ज़ीरो होता है यहाँ पे, सिर्फ बच्चे पैदा करके वो भाग जाते हैं। यहाँ पर पेरेंटल केयर नहीं होता या बिल्कुल ज़ीरो होता है। पेरेंटल केयर ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ये जो मेथड फॉलो करते हैं जितने भी लोअर इंसेक्ट वगैरह, तो यही फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो पेलेजिक फिशेस होती हैं, जो ओशन वगैरह में, ओपन ओशन में जो फिश पाई जाती हैं, वो भी यही मेथड फॉलो करते हैं। वहाँ पे पेरेंटल केयर देने जाओगे तो बच्चे के साथ तुम भी मारे जाओगे, तो बच्चे पैदा करके भाग जाओ।
कितने बच्चे पैदा करने, छोटे छोटे बहुत सारे, ताकि ज़्यादा से अगर मर भी जाए 99.9% तो भी 0.1% भी बड़ा नंबर बचेगा। रिप्रोड्यूस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, क्योंकि मरने का खतरा हर दिन मंडरा रहा है, हर टाइम मंडरा रहा होता है, क्योंकि फूड चेन में लोअर साइड पे आते हैं। किस पे खेलते हैं, आर वैल्यू पर खेलते हैं, मतलब इनकी जो डिपेंडेंसी है वो रिप्रोडक्शन पे है, नंबर पे है। अब आते हैं के सेलेक्टेड स्पीसीज। जो के सेलेक्टेड स्पीसीज है वो उल्टा करते जाओ, वो फूड चेन में हायर साइड पे आते हैं, फूड चेन में हायर साइड पे आएंगे। मतलब इनको खाने वाले या तो कम होंगे या तो नहीं होंगे। जैसे टाइगर है, टाइगर को कोई नहीं खा सकता, तो या तो इनको खाने वाले कम लोग हैं, कम स्पीसीज हैं, या फिर नहीं है। अगर इनको खाने वाले कम लोग हैं तो इन पे प्रिडेशन प्रेशर क्या कम है या ज़्यादा है, लो प्रिडेशन प्रेशर, सिंपल। तो इनके ऊपर प्रिडेशन प्रेशर कैसा लग रहा है, लो प्रिडेशन प्रेशर। अब ये रिप्रोड्यूस जल्दी नहीं करेंगे अगर प्रिडेशन प्रेशर है ही नहीं, इनके ऊपर में हर टाइम मरने का खतरा नहीं मंडरा रहा होता, जैसे आर सेलेक्टेड स्पीसीज पे मंडरा रहा था। ये आराम से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पहले अपनी लाइफ में एक वेजिटेटिव फेज या फिर ग्रोथ फेज को डेवलप करते हैं। पहले ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्लाइटली लेट में। जैसे ह्यूमंस में बात करें तो 13 साल तक प्यूबर्टी आती है, फिर उसके बाद ही रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी डेवलप होती है। प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, हर जगह जो बड़े हायर एनिमल्स प्लांट्स होते हैं ना, वो यही फॉलो करते हैं। पहले एक टाइम तक रिप्रोडक्शन मत करो, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन करो। वेरी हाई पेरेंटल केयर। अच्छा, पहले हम ये इसका ही अपोजिट ले लेते हैं। लार्ज साइज बच्चे पैदा होंगे, जो बच्चे होंगे इन तरह के एनिमल्स में लार्ज साइज के होंगे और नंबर में कम रहेंगे। इनका नंबर कंपैरेटिवली लेकिन कम रहेगा, कम बच्चे लेकिन बड़े बड़े बच्चे। और यहाँ पे पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा दी जाती है। बच्चों को पैदा करके भाग नहीं जाते, बच्चों को पेरेंटल केयर देते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स हो गए, के सेलेक्टेड मेथड और आर सेलेक्टेड मेथड, जिसमें बिल्कुल बच्चों किस तरह के पैदा होने वाले, कितनी पेरेंटल केयर है, उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी सारा डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे हमने पूरा पॉपुलेशन इकोलॉजी ख़त्म कर लिया।